नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कस गया है। हेमंत सोरेन जब राजभवन पहुंचे इस्तीफा देने तो उनके साथ ईडी टीम मौजूद थी। वहीं महुआ माझी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम सोरेन इस समय एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले में फंसे हुए हैं। उन पर आरोप है कि फर्जी नाम पता के जरिए सेना की जमीन को खरीदा गया था। बताया गया है कि 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन ने सोरेन के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री नामित किया है। हालांकि अभी राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के उन अधिकारियों के खिलाफ रांची में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है जो 29 जनवरी को उनके दिल्ली आवास पर सर्च ऑपरेशन में शामिल रहे थे। यह एफआईआर एसटी थाने में दर्ज कराई गई है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि ईडी के अधिकारियों की टीम बगैर सूचना उनके घर पर गई और उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत खबरें फैलाई। मुख्यमंत्री ने अपनी शिकायत में ईडी अधिकारियों पर कई संज्ञेय आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया है कि ईडी अधिकारियों ने उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली के शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर छापा मारा और वहां मौजूद उनके कर्मचारियों से बदतमीजी की। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा है। इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बता दिया था। ईवीएम कितनी भरोसेमंद है, इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तब क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या इस स्थिति में मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? इलेक्शंस की पवित्रता को कौन बचाएगा? आखिरकार इस मसले पर भारतीय निर्वाचन आयोग शांत क्यों है? बोलिए और लोकतंत्र बचाइए। सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहने वाले कांग्रेसी प्रवक्ता की ओर से ये पोस्ट ऐसे समय पर किया गया है जब हाल में चुनाव आयोग को इस मसले को लेकर पत्र लिखा गया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें खुशी है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी पहली बार नए संसद में आकर दोनों सदनों को संबोधित कर रही थी। देर से ही सही उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। सबने देखा कि सरकार ने उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन पर बुलाना उचित नहीं समझा था। हालांकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा होते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी कैबिनेट द्वारा पारित महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी सरकार का गुणगान जैसा था, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाया गया दस्तावेज होता है, तो इसके माध्यम से भी मोदी जी अपना प्रोपेगेंडा और एडवर्टीजमेंट कैसे छोड़ सकते हैं? हमें उनसे यही उम्मीद थी। खड़गे ने कहा कि बेतहाशा बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई और बढ़ती असमानता की गहरी खाई पर महामहिम जी मोदी सरकार की ओर से कुछ नहीं बोली, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने इन मसलों को हल करने की दिशा में कुछ भी नहीं किया है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं उन्हें भी बंद किया जा रहा है। उनके लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी अभिभाषण में कुछ नहीं था। पिछले 9 महीने से मणिपुर की हिंसा जारी है। आज भी मणिपुर में 2 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति जी कम से कम मणिपुर में शांति बहाली की अपील कर सकती थी। मणिपुर की हिंसा का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं था। इसी तरह राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। सच्चाई ये है कि हम लगातार अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं। यही कल वीडियो में भी सामने आया है। इसी महीने चीन की पीएलए सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास के चारागाह क्षेत्रों तक भारतीय चरवाहों को जाने से रोक दिया। सालाना 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? ये भी नहीं बताया गया कि काला धन कब आएगा। इन कारणों से महामहिम राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करते हुए हम मोदी सरकार द्वारा लिखे गए इस आत्मगान अभिभाषण को अस्वीकार करते हैं। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला सुना दिया है। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। जैसे ही प्रशासन ये कर लेगा वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। मस्जिद परिसर में पूजा करने की विधि विधान पर जैन ने अपनी टिप्पणी में कहा, लद्दाख में एलएसी पर अक्सर भारत और चीन के सैनिक कई बार आमने सामने आ जाते हैं। अब चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख में एलएसी पर भारत के चरवाहों को अपने मवेशियों को चराने से रोकने की घटना सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एलएसी पर अपनी भेड़ों चरा रहे लद्दाख के चरवाहों को चीन की सेना द्वारा
रोका गया है। ये घटना पूर्वी लद्दाख के न्योमा में हुई है। न्योमा चुशुल से 87 किलोमीटर दक्षिण में और चुमथांग से 40 किलोमीटर दूर है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन को लेकर अब कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब लद्दाख से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चीन के सैनिक हमारी जमीन पर चरवाहों को जाने से रोक रहे हैं। चीन के सैनिकों की चरवाहों से झड़प भी हुई। आखिर चीन की हिम्मत कैसे हो रही है? हमारी जमीन पर पैर रखने की इनकी जरूरत कैसे हुई? क्या इस बार भी पीएम मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहेंगे कोई गुस्सा नहीं? सरकार को इस नापाक हरकत पर चीन को कड़े लहजे में संदेश देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट मंगलवार को जारी हो गई। इसके मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिपोर्ट के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बता दें, एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2015 में रही। तब भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर था। इसके बाद 2016 में 79 पर पहुंच गया, 2017 में 81 स्थान पर पहुंच गया। इसके बाद पीएम मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा पर सवाल उठने लगे। संसद सुरक्षा तोड़ने के केस में गिरफ्तार 6 में से 5 लोगों ने पटियाला हाउस कोर्ट को बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध कबूल करने और राजनीतिक पार्टियों के साथ अपने संबंध को मानने के लिए बिजली के झटके दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे 70 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने कहा कि उन पर एक राजनीतिक दल के नाम लेने का दबाव डाला गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। याचिका में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में बताया कि कैसे जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने छेड़छाड़ की है और कैसे वो वीडियो में वो वोट पर मार्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, वीडियो की एक कॉपी पेन ड्राइव में अदालत में दी गई है। मंगलवार को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजों को लेकर अब प्रियंका गांधी ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है वो पूरे देश के सामने है। देश की जनता देख रही है कि एक नगर निगम तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है। अगर स्थानीय निकायों में वो इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे? जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्याप्त हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। विपक्षी दलों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों को लेकर भाजपा पर हमला किया है और आशंका व्यक्त की है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के इशारे पर चुनावी मशीनरी के बेशर्मी से दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का विश्वास और कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल कहा, 2024 हमारे लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। अगर हम इसे भाजपा से बचाने के लिए एकजुट नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में 25% वोटों को अवैध घोषित कर सकती है तो वो राष्ट्रीय चुनावों में क्या करेंगे। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाती है तो ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुर्सी से चिपके रहेंगे, फिर चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अधिकारी मतों में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया। आपने कहा कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बीजेपी का कर्मठ नेता है। अनिल मसीह ने बीजेपी के प्रति वफादारी निभाते हुए कैमरे के सामने बेईमानी कर बीजेपी को मेयर चुनाव जिताया है। अनिल मसीह और बीजेपी ने देशद्रोह किया है, जनता के साथ गद्दारी की है। इन्हें तुरंत धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी मतों से कथित छेड़छाड़ का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है, ये भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत है। इसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बिना बहुमत के भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपाई पीठासीन अधिकारी मतपत्रों को अवैध बनाने के लिए पेन चलाकर उन्हें अवैध बना रहा है। चुनाव आयोग और अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए और क्या सबूत चाहिए। इसे देखकर भाजपा के समर्थक भी शर्मिंदा हैं। इसे देखकर भी अगर देश का कोई भी समझदार या पढ़ा लिखा मतदाता भाजपा को वोट देने की सोचेगा तो वो अपने को धोखा देगा। समर्थन करने का मतलब न खुद को ठगना होता है, न सब जानते समझते हुए खुद को लुटने देना होता है।
अखिलेश ने कहा कि जनता से अपील है कि वो एकजुट होकर भाजपा को करारा जवाब दे, नहीं तो ना उनका ना उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से कोई रोक पाएगा। देशभक्ति दिखाइए, भाजपा को हटाइए। पाला बदलकर एनडीए में जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस गठबंधन के लिए दूसरा नाम दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया नाम रख दिया गया। उन्होंने कहा, हमने कितनी कोशिशें की, उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया। आज तक ये भी तय नहीं किया कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हम तो फिर छोड़ दिए और छोड़कर फिर हम उनके साथ आ गए जिनके साथ पहले से थे। अब सब दिन हम इधर ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जातिगत सर्वेक्षण कब हुआ, क्या आप भूल गए हैं? मैंने ये 9 पार्टियों की मौजूदगी में किया। 2019-2020 में मैंने सभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह जातिगत सर्वेक्षण की बात की। अब ये लोग झूठा क्रेडिट लेते रहे हैं। छोड़िए इस बात को, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू नेता ललन सिंह ने भी राहुल गांधी को घेरा है। राहुल गांधी ने मंगलवार को पूर्णिया में हुई रैली के दौरान नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे और एनडीए में जाने के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। इसके बाद ललन सिंह ने कहा है कि आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाएगी। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। ललन सिंह ने अपने एक्स पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी के भविष्य पर तंज करते हुए कहा कि अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया वो आपने 17 साल में नहीं किया, इस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा, फालतू बात बोलता है वो, आप तो बच्चे थे ना उस समय। पूछिए उन लोगों से 2005 से पहले क्या स्थिति थी। कोई घर से बाहर निकलता था जी? वो नौकरी दिया है, हम सबको नौकरी दे रहे थे। हमने कितनी नौकरी दी है, हमने इतना काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा था कि सांसदों को संसद में हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत बुधवार से हुई है। इस दौरान जब खड़गे संसद परिसर में पहुंचे तो मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा, बहुत ही डिसिप्लिन आदमी हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं, उनकी सलाह माननी चाहिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी सुरन्या अय्यर को जंगपुरा में घर खाली करने का नोटिस आरडब्ल्यू से मिला है। आरडब्ल्यू ने उन पर आरोप लगाया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर सुरन्या अय्यर की सोशल मीडिया पोस्ट से यहां के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। आरडब्ल्यू द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो शांति भंग कर सकते हैं या अन्य निवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। नोटिस में कहा गया है कि हम यहाँ रहने वालों के ऐसे शब्दों की तारीफ नहीं कर सकते हैं जो कॉलोनी में शांति भंग कर सकते हैं या बाकी निवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने आदेश दिया कि गैर हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वज स्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पलानी के सेंथिल कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि मंदिर के बाहर पहले एक नोटिस बोर्ड लगा था जिसमें गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वर्तमान अधिकारी ने इसे हटा दिया है। उन्होंने याचिका दायर कर आदेश को बहाल करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके बाद जस्टिस एस श्रीमती ने इस याचिका पर सुनवाई की और मंदिर परिसर के भीतर गैर हिंदुओं और हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं करने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध को मजबूत करते हुए बैनर लगाने का आदेश दिया। ये प्रतिबंध केवल ध्वज स्तंभ तक ही लागू है। गैर हिंदू इस ध्वज स्तंभ तक आकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं जा सकते हैं और अगर उन्होंने प्रवेश करना है तो उन्हें पहले हिंदू धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करना होगा। जज एस श्रीमती ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल नहीं है। अन्य धर्म के लोगों को मंदिर के आर्किटेक्चर को देखने और समझने की सहूलियत होगी, लेकिन कोडिमारम से जाने की जरूरत नहीं। पहलवान साक्षी मलिक ने निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पर अपनी मनमर्जी से चैंपियनशिप कराने और गैरकानूनी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बांटने के आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत सरकार ने ब्रजभूषण के साथ ही संजय सिंह की
गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया था, इसके बावजूद संजय सिंह अपनी मनमर्जी चला नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप करवा रहा है और खिलाड़ियों को फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही कुश्ती पर अपना दबदबा साबित करने के लिए संजय सिंह गैर कानूनी तरीके से अलग नेशनल चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट दस्तखत बांट रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था का सस्पेंडेड आदमी कैसे संस्था के पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। कल जब खिलाड़ी इन सर्टिफिकेट को लेकर नौकरी मांगने जाएंगे तो कार्रवाई गरीब खिलाड़ियों पर होगी, जबकि खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। कार्रवाई तो ऐसा फ्रॉड करने वाले संजय सिंह पर अभी से होनी चाहिए, जिसकी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बावजूद ये सब फर्जीवाड़ा कर रहा है। मैं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से अपील करती हूँ कि आप इस मसले को देखें और खिलाड़ियों का भविष्य खराब होने से बचाएं। स्कूलों में हिजाब का जैसा विवाद कर्नाटक में हुआ था, कुछ वैसा ही अब राजस्थान में होने के आसार हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने लड़कियों के हिजाब पहनने पर आपत्ति की थी और अब मंत्रियों ने भी चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि विद्यार्थियों को स्कूल में ड्रेस कोड में ही आना होगा। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेतावनी दी कि जहां भी ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जा रहा है वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह वेदम ने भी कहा है कि छात्रों को ऊट पटांग पोशाक पहनकर स्कूल नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने बताया कि इस केस की कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शीर्ष अदालत में खालिद की ओर से जिरह कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर संवैधानिक पीठ से जुड़े मामले में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि इस जमानत याचिका के साथ जुड़ी यूएपीए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल से शुरू हो सकती है और खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बाद में हो जाए, इस पर बेंच की ओर से कहा गया, हम देखेंगे। मालदीव में विपक्ष ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से अपनी टिप्पणियों के लिए भारत से माफी मांगने को कहा है। जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा कि मुइज़्ज़ू को 2 सप्ताह पहले चीन की अपनी राजकीय यात्रा के समापन के बाद भारत पर किए गए अपने मौखिक हमलों के लिए औपचारिक रूप से भारत और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। एक दिन पहले ही इमरान खान को साइफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद बुशरा बीवी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें, साल 2022 में इमरान खान को विपक्षी दलों ने अपदस्थ करके पीएम पद से हटा दिया था। वो पहले से ही भ्रष्टाचार से जुड़े केस में दोषी पाए जाने को लेकर 3 साल की जेल में सजा काट रहे हैं। मंगलवार को इमरान खान को देश की खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में सजा हुई थी। वहीं आज उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 14 साल की सजा हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।